तो मैं बता रहा था कि रेडियल माइसेलेशन के बारे में। क्या है रेडियल माइसेलेशन? हमने कहा था दो स्पेशल फीचर हैं, एक तो भी डिस्कस कर लिया था डिफरेंशियल थिकनिंग। नाउ कमिंग टू दिस रेडियल माइसेलेशन। हमें पता है कि प्लांट में सेल वॉल होती है और सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज के फाइबर से। और ये फाइबर क्या होते हैं? फाइबर होते हैं, वो फाइबर और पतले पतले फाइबर से बना होता है और वो फाइबर और पतले पतले फाइबर से बना होता है। जैसे मोटी रस्सी है, उस मोटी रस्सी में एक और ढेरों पतली रस्सियाँ हैं और एक पतली रस्सी और छोटी छोटी रेसों से बनी है होता नहीं ऐसा? तो फाइबर्स होते हैं, मोटा फाइबर, उससे पतला फाइबर, उससे पतला फाइबर, ऐसा होता है। सबसे जो छोटा फाइबर होता है ना, उसको हम लोग माइसिली कहते हैं। माइसिली यानी कह सकते हो कि एक सेलुलोज का जो एक पतला सा फाइब्रिल है, सेलुलोज के फाइब्रिल को माइसिली भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं मोटा मोटा, आप ऐसे समझ लो सेलुलोज के फाइबर को, तो सेलुलोज के फाइबर को हम माइसिली भी कह सकते हैं, मोटी मोटी बात। अब हम किसी भी प्लांट की सेल वॉल देखें, किसी भी प्लांट की सेल वॉल देखें, तो जैसे मान लो एक सेल वॉल देखें, ठीक है, ये सेल वॉल है और सेल वॉल में हमने कहा कि सेलुलोज के इसी फाइबर्स अरेंज हैं, ये माइसिली अरेंज है। तो सेलुलोज के जो फाइब्रिल्स हैं, जो माइसिली हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं? वो ऐसे अरेंज होते हैं कि ऐसे अरेंज होते हैं, यानी वो इस सरफेस पे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं कि ऐसे वो रेडियली अरेंज्ड है। तो देखा जाता है कि नॉर्मली किसी सेल वॉल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं, यानी दे आर अरेंज, कैसे कह सकते हैं? ट्रांसवर्सली, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो सकते हैं। यानी यहाँ पे किसी भी नॉर्मल सेल वॉल के अंदर ये जो फाइब्रिल्स हैं, कह सकते हैं कि दे आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। तो देयर इज ए लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना? यही सेलुलोज के फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनली। ये नॉर्मल सेल वॉल की बात की। लेकिन अगर मैं किसी गार्ड सेल की सेल वॉल देखूँ, इस सेल वॉल को 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 देखूँ, तो अगर मैं गार्ड सेल के सेल वॉल को देखूँ, सपोज ये तुम्हारा गार्ड सेल का सेल वॉल है, तो इसके अंदर जो सेलुलोज का ये जो फाइबर्स है, फाइब्रिल्स है, माइसिली है, वो कैसे अरेंज होगा? नाम से यहाँ पता है कैसे अरेंज होगा? रेडियली। यानी यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाऊँ तो ये ऐसे अरेंजमेंट है, ऐसे दिस अरेंजमेंट, ये ठीक है, ऐसे अरेंज होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि देयर इज ए रेडियल अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल्स, ठीक है। और इसी रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइब्रिल्स को ही ये वर्ड दिया जाता है रेडियल माइसिली। और ये सिर्फ गार्ड सेल के अंदर होगा, याद रखना, नॉर्मल सेल वॉल के अंदर नहीं होगा। नॉर्मली तो ऐसा होता है, नॉर्मली सेल वॉल हैज दिस, बट इन द गार्ड सेल दिस अरेंजमेंट इज स्पेशल हो जाता है, रेडियल अरेंजमेंट है। और अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़े तो देखो, एनसीईआरटी में जहाँ ये डायग्राम बना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के चैप्टर में, या ये भी डायग्राम बना है एनाटॉमी वाले चैप्टर में, तो देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे फाइबर्स दिखा दिए, ऐसे ये ऐसे ऐसे दिखा दिया उन्होंने यहाँ पर। उसकी लेबलिंग भी की है सेलुलोज फाइबर्स, ऐसे यहाँ पे भी दिखा दिया है। ये देखो, ये सेलुलोज फाइब्रिल्स है, ये इस डायग्राम में आप एनसीईआरटी के अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऐसे बना हुआ, ये सेलुलोज फाइब्रिल्स है, ये भी क्या है? सेलुलोज फाइबर। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो रेडियल अरेंजमेंट है, चाहे मोनोकाट के स्टोमेटा हो, चाहे गार्ड सेल के स्टोमेटा हो, डाइकॉट के गार्ड सेल हो, दोनों में ये रेडियल अरेंजमेंट और बाकी नॉर्मल अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट में होने से क्या डिफरेंस आता है? What is the purpose of this radial arrangement? नॉर्मली तो तुम लॉन्गिट्यूडनल होते हो, लेकिन तुम गार्ड सेल के अंदर रेडियल अरेंजमेंट हो गए हो, क्या इससे डिफरेंस आता है? ठीक है ना? इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो ये जो है, आप ये समझ लें कि ये एक गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल को समझ लो, ठीक है, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ऐसे समझ लें। या अगर मैं और बेटर एग्जांपल बताऊं, वो जो बैलून होता है ना, जो हैप्पी बर्थडे पे लोग बनाते हैं, लंबा लंबे बैलून होता है ना, वैसे बैलून समझ लो, ठीक है ना, लंबा सा बैलून है जो बर्थडे पे आप टांग देते, लंबा सा होता है, वैसे ही समझ। एक बैलून ये है और एक बैलून ये है, दोनों बैलून को आपने यहाँ पे हमने कहा कि ना जॉइंटेड होते हैं। इस एक बैलून को देखो, एक गार्ड सेल को देखो, ठीक है ना। अब ये तो इसकी सेल वॉल है, और हमने कहा कि सेल वॉल में जो ये जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है। कैसे कंपेयर करेंगे?
अगर वो आप घर पे बैलून ले लो जो बर्थडे पे आप रखते हो, उस बैलून को थोड़ा सा उसको फुलाओ, फूंक करो, थोड़ा सा फूल जाएगा। अब क्या करो कि अभी और फूल सकता है, ठीक है ना। अब उसने फुला लिया, मान लो इतना आपने फुला लिया उसको। अब आप सेलोफेन टेप लो, सेलोफेन टेप होता है ना जो वाइट कलर का आपके घरों में होता है जोड़ने के लिए, दो कागज़ को जोड़ने के लिए, वो सेलोफेन टेप ले लें। और सेलोफेन टेप को क्या करें कि एक सेलोफेन टेप को ले, वो यहाँ से जोड़ता हुआ इसको एक टेप यहाँ तक चिपका दें। थोड़ी देर बाद एक टेप और ले, वो यहाँ से जोड़ते हुए यहाँ तक आप उसको चिपका दें। थोड़ी दूर बाद एक और टेप लगा दें और एक और टेप यहाँ से यहाँ लगा दें। मान लीजिए आपने इसे यहाँ पूरी इसमें 3-4 टेप लगा दिए। अब टेप लगा दिया तो यहाँ से टेप चिपका हुआ, लंबाई में लेंथ वाइज चिपका हुआ। अब मान लो इस बैलून के अंदर हम फिर से हवा भरें, ठीक है, तो अब बताओ ये अब क्या होगा, ये बैलून मोटा होगा कि लंबाई इसकी बढ़ेगी, किस साइड में जाएगा। याद रखना टेप ऐसे लगा हो, एक टेप यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आप विजुलाइज कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम इसके अंदर हवा भरते हैं तो इसकी ये लंबाई नहीं बढ़ेगी, ये क्या होगा, मोटा होगा, क्योंकि लेंथ वाइज तो हमने यहाँ पे टेप लगा दिया और उस टेप की वजह से इसकी लंबाई जो है बढ़नी रुक जाएगी। लेकिन ये इसके जो डायमीटर है वो बढ़ सकता है, लेंथ नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ देखा, अच्छा यही चीज़ अरेंजमेंट यहाँ पे जो सलवार में हमने कहा टेप ऐसे लगा दिया, यानी लॉन्गिट्यूडनली लगा दिया टेप। लेकिन अगर हम ये कंडीशन देखें और वैसे कंपेयर करें कि गार्ड सेल है, अब आप टेप को ऐसे लगा दो, एक टेप ऐसे लगा दिया, थोड़ी देर बाद एक टेप और लगा दो, थोड़ी देर बाद टेप और लगा दो और एक टेप और लगा दो। मान लो थोड़ी थोड़ी दूर पे आपने टेप ऐसे लगा दिया, और ये लगाने का मतलब आपने उसको रेडियली लगाया है ना। तो अब बताओ टेप यहाँ लगा हुआ, टेप यहाँ लगा हुआ, टेप यहाँ लगा हुआ, और फिर इसके अंदर हवा भरो तो क्या होगा। अब ये बताओ टेप तो ऐसे लगा हुआ है ना, रीइंफोर्स्ड है, ऐसे टेप ऐसे लगा हुआ रीइंफोर्स्ड है। तो अब हवा भरेंगे तो क्या होगा, इसका डायमीटर नहीं चेंज होगा, क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ सकती है। ठीक है, आप विजुलाइज कर रहे होंगे। तो यही कहानी बेटा यहाँ पे भी है कि एज ए दिस अरेंजमेंट, ये दिखा ना कि रेडियल अरेंजमेंट है, ऐसे रेडियल अरेंजमेंट है, ये रेडियल अरेंजमेंट है, ये रेडियल अरेंजमेंट है। तो ड्यू टू दिस रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स होता क्या है कि इस गार्ड सेल का ये जो डायमीटर है ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे स्टोमेटा खुला हो और चाहे स्टोमेटा बंद हो। इसकी सिर्फ एक ही हो सकती है कि इसकी लंबाई बढ़ सकती है। अभी मान लो ये इतना लंबा है, थोड़ा और बढ़ सकता है, डायमीटर कभी भी चेंज इसका नहीं होगा। रिमेंबर, तो एज ए रिजल्ट ऑफ द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स इन दिस cell wall of guard cell, any increase in diameter is not allowed। डायमीटर नहीं बढ़ सकता, सिर्फ गार्ड सेल का क्या बढ़ सकता है, लेंथ वाइज, यानी लेंथ वाइज इंक्रीज हो सकती है। डायमीटर का इंक्रीज होना दैट इज नॉट अलाउड ड्यू टू दिस रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स। समझ में आ गया ना। और इस चीज़ का भी रोल भी देखेंगे कि कैसे ये स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। फंडा क्लियर है। तो एज इज दिस अरेंजमेंट, रिमेंबर इस डायमीटर को कभी भी चेंज नहीं होना है, इसकी लेंथ ही चेंज होती है। ठीक है, तो दिस इज 2 स्पेशल फीचर्स ऑफ द गार्ड सेल वॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के खुलने का और बंद होने का मैकेनिज्म। ठीक है, तो कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो, तो कमिंग टू दिस मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग, ठीक है, मैं गार्ड सेल के स्टोमेटा का जो है डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। जैसी मैकेनिज्म डाइकॉट में होती है वैसी मैकेनिज्म मोनोकॉट में होती है, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है ना। ये हमने कहा, अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये मैंने डायग्राम बना दिया एक डाइकॉट के स्टोमेटा को। ठीक है, यह है डाइकॉट का स्टोमेटा, क्लियर है। इसकी ये हमने इनर वॉल बना दी, हमने कहा था ये थिक है काफ़ी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक है, दिस इज द इनर थिक वॉल, दिस इज द इनर थिक वॉल। दोनों गार्ड सेल के स्टोमेटा को हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, डाइकॉट स्टोमेटा का दिख रहा है।
तो ये देखो ये इनर वॉल है विच इज़ थिक, है ना, ये हो गया, राइट। और बीच में देखो ये छोटा सा पोर दिख रहा है, ये पोर, इस पोर की साइज़ काफ़ी छोटी सी दिख रही है, यानी मान सकते हैं कि ये स्टोमेटा अभी इस वक्त क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। और इस स्टोमेटा के इधर की तरफ हमने कहा कि ये सब्सिडरी सेल है, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने 4 सब्सिडरी सेल दिखा दी, ठीक है। दिस इज़ योर SC सब्सिडरी सेल, दिस इज़ योर GC गार्ड सेल। जब भी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी, रिमेंबर ये दोनों ही सेल इन्वॉल्व होंगे, यानी जब भी ओपनिंग क्लोजिंग होती है तो दोनों के अंदर जो है रिलेटिव चेंजेस होते हैं, रिलेटिव चेंजेस इन गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल दोनों में। और क्या किस चीज़ का चेंजेस होता है, 3 चीज़ का चेंज होगा, इसका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर में, दोनों के टर्गर प्रेशर में और दोनों के pH में। बेसिकली ये 3 चेंज हो रहे हैं स्टोमेटा के खुलने में और बंद होने में। और क्या चेंज होंगे अगर देखें कि जब भी स्टोमेटा खुलेगा, मैं यहाँ पे ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, कि जब भी स्टोमेटा की ओपनिंग होगी इस गार्ड सेल के अंदर क्या चेंज आएगा और सब्सिडरी सेल के अंदर क्या चेंज आएगा। रिमेंबर गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर भी बढ़ेगा और गार्ड सेल का pH भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो सब्सिडरी सेल है, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये गार्ड सेल के बारे में और यहाँ पे सब्सिडरी सेल के बारे में, सब्सिडरी सेल में तीनों चीज़ें घटेंगी, तीनों चीज़ें डिक्रीज कर देंगी। यानी देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर घट रहा है तो इसका बढ़ रहा है, इसका टर्गर प्रेशर घट रहा है तो इसका बढ़ रहा है, इसका pH कम हो रहा है तो इसका pH कम हो रहा है। तो 3 पैरामीटर दोनों में चेंज होने वाले हैं, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना गार्ड सेल का, टर्गर प्रेशर बढ़ना और ये। और याद रखना ये जो है पहले ये काम होगा, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और उसके बाद टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये होगा, उसके बाद टर्गर। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्लासेस में कि स्टोमेटा जब भी टर्जिड होते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब भी स्टोमेटा फ्लैसिड होंगे इसका मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो ये टर्जिडिटी और ये फ्लैसिडिटी किसकी बात कर रही है, गार्ड सेल की बात कर रहे हैं। गार्ड सेल जब भी टर्जिड होगा, रिमेंबर ये गार्ड सेल की बात कर रहे हैं, गार्ड सेल जब भी टर्जिड होगा स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, गार्ड जब भी उसका फ्लैसिड होगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये सब गार्ड सेल की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये 3 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ओपी एंड टर्गर प्रेशर का चेंज होता है। कैसे चेंज होगा वो देखते हैं हम लोग, इसी में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ये याद रखें। अब मान लो हमने कहा कि ये स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है ना, स्टोमेटा क्लोज है और उसमें ज़रा हम बाकी सब्सिडरी सेल हटा दें, ठीक है ना, एक सब्सिडरी सेल बनाते हैं समझाने के लिए ना, ठीक है। चलो सपोज करो ये एक सब्सिडरी सेल हमने यहाँ पे समझाने के बना दी, दिस इज़ योर GC, दिस इज़ योर सब्सिडरी सेल, ठीक है ना। चलो और भी बना देते हैं, बेटर है, ठीक है, ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए, ठीक है। अब जब भी स्टोमेटा को ओपन होना है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, ठीक है, गार्ड सेल के अंदर क्या चेंज हो रहा है और सब्सिडरी सेल के अंदर क्या चेंज हो रहा है देखेंगे। सबसे पहला काम होगा कि गार्ड सेल का जो हमने कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और सब्सिडरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। क्यों बढ़ता है, क्यों इसका बढ़ता है, क्यों इसका कम होता है, वो अलग कहानी है, ठीक है ना, मैं उस पर अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा। अब बताओ कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया इस सेल का और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी वजह से कम हो गया। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को। तो अगर मैं दिखाऊं तो हमने कहा कि अब यहाँ का पानी, वाटर इधर से निकल के इधर की तरफ आएगा, तो इधर से वाटर निकल के किसके अंदर एंट्री ले रहा है, सब्सिडरी सेल के अंदर। अब बताओ अगर पानी इधर से निकल के इधर की तरफ आ रहा तो ये जो गार्ड सेल है उसका टर्गर प्रेशर क्या होगा, गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, और चूँकि यहाँ का वाटर इधर चला गया तो इस सेल का टर्गर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को। अब हमने टर्गर प्रेशर कैसे डिफाइन किया था, क्या कहा था टर्गर प्रेशर।
टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो पानी के अंदर आने पर डेवलप होगा और वो कहाँ पे लगेगा, वाल पे। तो कौन लगाएगा, साइटोप्लाज्म। अब इस टर्गर प्रेशर को देखो, इसमें रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसमें 1 मिनट रब कर देता हूँ, ठीक है। पानी इधर से आ रहा, अब टर्गर प्रेशर लग रहा, तो देखो ये रेड कलर से दिखा दिए टर्गर प्रेशर। ये देखो यहाँ पे दिखा दिया, ये टर्गर प्रेशर लगा, ये टीपी भी लगा, ये टीपी लगा, ये टर्गर प्रेशर लगा और ये टर्गर लगा, ठीक है ना। और हमने अभी पढ़ा था कि ये जो आउटर वाल है, ये जो आउटर वाल है ये थिन है कि थिक है, क्या बताया था, दिस इज थिन आउटर वाल। अब इस पर प्रेशर लग रहा तो क्या कंडीशन होगी इसकी, ठीक है। 1 मिनट इसको मिटाते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अभी बताओ कि जब आउटर वाल पे ये प्रेशर लग रहा है तो आउटर थिन वाल जो है वो बाहर की तरफ क्या कर जाएगी, बल्ज कर जाएगी। इट बल्ज आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये बल्ज करके प्रेशर लग रही है। अगर इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा, तो इसकी पोजीशन देखेंगे। अगर मैं इसको डॉट डॉट से दिखा दूं तो ये अब खिंच के ये पोजीशन इसकी इतनी आ जाएगी, ये पोजीशन यहाँ तक आएगी। इसी तरह इस वाले वाल की भी पोजीशन, अगर मैं डॉट डॉट दिखा दूं तो इसकी पोजीशन ये यहाँ तक आ गई। अब ये बताओ कि अभी पोजीशन ये थी, लेकिन ये इतना आउट कर गई, ये वाली पोजीशन थी इतना आउट कर गई। अभी तक गार्ड सेल का डायमीटर इतना था, है ना। और क्या ये डायमीटर अभी इतना बढ़ जाएगा? हमने अभी पढ़ाया कि गार्ड सेल का डायमीटर तो नहीं बढ़ सकता, सिर्फ लंबाई बढ़ सकती। तो अब बताओ, आउटर वाल तो बल्ज कर गए, लेकिन इस इनर वाल का, ये जो मोटी सी इनर वाल है, थिक जो है वो इनर वाल, इसका क्या होगा? ये क्या करेगी? ये अपनी पोजीशन नहीं मेंटेन रखेगी, नहीं, ये भी क्या करेगी, ये भी बल्ज कर जाएगी आउटवर्ड। तो क्या बाहर वाली वाल बाहर जाएगी तो वो अंदर वाली वाल को भी खींची जाएगी, ठीक है। जैसे मैं ऐसे दिखाऊं कि ऐसे वाल है, ठीक है। अगर बाहरी वाली वाल तो ऐसे हो गई तो अंदर वाली वाल भी ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये आउटर इनर वाल दोनों ही बल्ज कर जाएंगे। यानी ये जो इनर वाल है, अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये पोजीशन यहाँ तक आएगी, ये देखो, है ना। और ये यानी ये इधर की तरफ इधर खिंच गई, और ये वाली वाल इसका देखें पोजीशन तो ये आ गई, है ना। ये देखो, देख रहे नहीं देख रहे? तो पहले देखो कि पोर का जो साइज़ था वो इतना बड़ा था, लेकिन अब पोर का साइज़ कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और पहले डायमीटर देखो कितना था, डायमीटर पहले ये डायमीटर था, ये वाला डायमीटर, अब डायमीटर कितना है, ये वाला डायमीटर, और दोनों डायमीटर सेम है। तो अंदर वाली बाल बाहर वाली वाल भी बल्ज कर गई, तो इनर वाली वाल भी खिंच के बाहर की तरफ बल्ज कर गई, हो गए कि नहीं हो गए। तो पोर साइज़ पहले छोटा था, अब पोर साइज़ इतना बड़ा हो गया। तो हमने कहा था कि ये स्टोमेटा पहले ये क्लोज था, लेकिन अब ये स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसी को समझाने के लिए 2 अलग अलग डायग्राम बनाऊँ, ठीक है ना, तो देखो, अगर मैं, ठीक है, कि हमने कहा कि एक गार्ड सेल था ऐसे, है ना, ये गार्ड सेल और ये गार्ड सेल, और हमने कहा कि ये स्टोमेटा इस वक्त क्लोज थे, ठीक है ना। लेकिन जब ओपन हो गए तो इनका शेप देखो, ये ऐसे हो गए, ये गार्ड सेल और ये गार्ड सेल है, हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे हो गए। तो बताओ, पहले ये थे और अब इनकी पोजीशन ऐसी दिख रही है, ओपन हो गए स्टोमेटा। तो पहले पोर की साइज़ इतनी बड़ी थी तो कहेंगे क्लोज था, पोर की साइज़ इतनी बड़ी हो गई तो कहेंगे ओपन हो गए कि नहीं हो गए। तो बताओ, यहाँ पे गार्ड सेल और यहाँ पे गार्ड सेल में क्या शेप में क्या डिफरेंस है, ये कैसा शेप आ रहा है तुम्हारा, ये इस गार्ड सेल का शेप कैसा देखेंगे बताओ, ये कैसा, क्योंकि दिख रहा कि ये गार्ड सेल बाहर की तरफ और ये गार्ड सेल बाहर की तरफ बकल कर गया, कि नहीं, यानी कह सकते हो द गार्ड सेल दे एक्चुअली बकल आउटवर्ड, बाहर की तरफ बकल कर गए। और बताओ, गार्ड सेल का शेप ऐसा हो गया, कौन सा शेप है, कैसा लिखा एनसीईआरटी ने? गार्ड सेल का शेप पहले लॉन्गेटेड था, लेकिन अब ये ऐसा हो गया। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो गार्ड सेल हो गया वो क्रिसेंट शेप हो गया, क्रिसेंट शेप हो गया। जैसे मून में देखा, मून, हाफ मून, क्वार्टर मून होता ना, चांद होता ना, वैसे क्रिसेंट शेप हो गया। तो शेप पहले ऐसे था और अब किस से हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अपने हैंड जेस्चर से समझाऊं तो ऐसा था, और अब ये जब हुआ तो ये ऐसे हो गया,
तो ये देखो ये शेप आया कि नहीं आया, इसे क्या कहते हैं क्रिसेंट शेप। रिमेंबर ये इसीलिए हुआ कि आउटर वाल बाहर खिंची तो इनर वाल भी खिंच गई, यानी टोटल जो है गार्ड सेल बगल की तरफ बाहर की तरफ खिंच गया। हम कह सकते हैं कि वो शेप उसका क्रिसेंट शेप होगा। ठीक है, डम्बल शेप था लेकिन अब वो कैसा हो गया, सॉरी वो किडनी शेप था लेकिन अब कैसा हो गया, क्रिसेंट शेप। और यही कहानी याद रखना, यही कहानी आपकी जो है वो डाइकॉट में समझाई है, सेम कहानी करीब करीब मोनोकार्ड में होती है। उसमें भी हमने कहा था मिडल पार्ट थिक है और जो एंड है वो सोलन है, तो मैकेनिज्म इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये कभी हुआ कि जब हमने कहा इस सेल का क्या हुआ था, इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा था तो पानी इसके अंदर आया था, तो इसका टर्गर प्रेशर भी क्या हुआ था, बढ़ा था। और जब इसका टर्गर प्रेशर इसका बढ़ा था तो इस सेल का टर्गर प्रेशर भी कम हुआ था और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हुआ। तो रिमेंबर सबसे पहला काम यही होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होगा तब पानी अंदर आएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। और हमको यही समझना है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे इस सेल का बढ़ता है, क्योंकि अगर एक बार ये एक्सप्लेन हो जाए तो उसके बाद हम टर्गर प्रेशर का बढ़ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बढ़ता है इसको साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कई थ्योरीज़ हैं, उस थ्योरी आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, हल्का हल्का आइडिया लेना है। पहले लोग कहते थे इस रीजन से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं इस रीजन से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वो सारी थ्योरी धीरे धीरे रिजेक्ट हो गई। लेकिन जो आज की मॉडर्न थ्योरी है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जितनी भी पुरानी थ्योरीज़ हैं जो रिजेक्ट हो गई हैं उनके बारे में भी एक एक दो दो लाइनें समझेंगे ना, एक हिस्टोरिकल जो है समझने के लिए, हिस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, तो हाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज़ हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरीज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा।